जी हाँ, बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से सवाल आते हैं। सेक्शन कराएंगे हाइड्रोक्सिलेमिन, ये भी जेईई मेन में आ चुका है 2026 वाले जेईई मेन में। इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये इस जनरल फॉर्मूला में फिट तो होते हैं लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया और जबरदस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक, बायोमोलिक्यूल। जी हाँ, बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से सवाल आते हैं और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन को मैं निकाल के बड़ी मेहनत करके टाइप करवा के लाया हूं ताकि आप लोगों को वो चीज मिल पाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। आइए बायोमोलिक्यूल में पहले समझते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे विटामिन, फिर पढ़ेंगे प्रोटीन, फिर पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, फिर पढ़ेंगे एंजाइम, फिर पढ़ेंगे हार्मोन्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो यानी कि ये मैं छोटा सा आपको रोड मैप दे दिया हूं कि क्या क्या पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मैं ध्यान से समझूं तो कार्बन प्लस हाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स अका आल्सो नोन एज सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड भी कहते हैं। प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये नेचर में पाया जाता है और प्लांट वगैरह में पाया जाता है, जैसे केन, सुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, etc. Most of them have general formula CxH2O and considered as a hydrates of carbon. इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है मोस्टली CxH2O होता है। लेकिन अगर x की वैल्यू मैं 1 रखूं और y की वैल्यू मैं 1 रखूं तो मेरे पास निकल के आएगा C1H2O। और ये जो होता है ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं और y की वैल्यू 2 रखूं तो ये बन जाएगा C2OH4O2, जो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो जाता है। तो लिखा गया है कि एसिटिक एसिड CH3COH, फॉर्मेल्डिहाइड SHO, etc. फिट्स इनटू दिस जनरल फॉर्मूला। ये इस जनरल फॉर्मूला में फिट तो होते हैं लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। चलिए भैया, 2 एक्सेप्शन याद हो गया। रैमनोज कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं होता है। C6H12O5 होता है जो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इस फॉर्मूले में फिट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स ऑफ द कंपाउंड वी प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर वो कुछ यूनिट्स प्रोवाइड करवाता है। क्या कराता है? कुछ यूनिट्स प्रोवाइड कराता है। आइए ध्यान से समझते हैं। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की तो क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहला आएगा मोनोसैकेराइड्स, दूसरा आएगा एलिगोसैकेराइड्स, तीसरा आएगा पॉलीसैकेराइड्स। आइए छोटा छोटा पॉइंट से इसमें क्लियर कर देता हूं कि ऐसा सैकेराइड जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे फर्दर हाइड्रोलिसिस ना हो, मतलब मैं कहूं कि ऐसा सैकेराइड है जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, उसे मोनोसैकेराइड्स कहेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 मोनो यूनिट्स मिलते हैं। मोनोमर कह लूं या मैं कह लूं कि छोटे यूनिट्स मिलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर ढेर सारे मुझे यूनिट्स मिलते हैं, उसे हम लोग पॉलीसैकेराइड्स करते हैं। आइए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? A carbohydrate that cannot be hydrolysis further to give simple unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called a monosaccharide.
यानी कि जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। लगभग हमारे नेचर में 20 मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, मैनोज, एल्लोज, गैलेक्टोज, ऐसे ढेर सारे हमारे पास हैं। लेकिन पढ़ना मुझे सिर्फ ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज ही है, ज्यादातर यही आपके सिलेबस में है। ठीक है भाई, आइए समझते हैं। इफ ए मोनोसैकेराइड कंटेन्स ए एल्डिहाइडिक ग्रुप, अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डोज बोलेंगे, और अगर कीटोन ग्रुप है तो उसे कीटोज बोलेंगे। अब उसमें कार्बन देखूं मैं, 2 कार्बन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। पहला तो फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा एसिटिक एसिड है, तो 3 से शुरू होगा। 3 को ट्राइओज, 4 को टेट्राओज, 5 को पेंटोज और 6 को हेक्सोज और 7 को हेप्टोज बोलते हैं। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज और एल्डो हेप्टोज बोलेंगे। अगर कीटो ग्रुप है तो बोलेंगे कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेप्टोज बोलेंगे। अब यहां पे सवाल बनेगा कि ग्लूकोज क्या है। आपसे सवाल पूछेगा कि ग्लूकोज किस कैटेगरी में आएगा, तो ग्लूकोज में देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, तो यानी कि ये आएगा एल्डो हेक्सोज में आएगा। क्यों? क्योंकि 6 कार्बन का होता है। अगर मैं बात करूं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर भी आगे समझाऊंगा मैं। इसमें कीटो ग्रुप होते हैं, और कीटो ग्रुप होने की वजह से इसे हम लोग कीटो हेक्सोज कहते हैं। हेक्सोज क्यों कहते हैं सर? क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं। तो इस वाली स्लाइड से जो एनसीईआरटी में बात लिखी गई है उससे यह समझ में आता है कि ग्लूकोज जो है एल्डो हेक्सोज है और फ्रक्टोज जो है कीटो हेक्सोज है। क्लियर है भाई? चले आगे बढ़े, चले। आइए, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, या 2 या 2 से 10 बोलूं मैं, जो आपके एनसीईआरटी में है वो 2 से 10 तक दिया हुआ है। 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स देते हैं। क्या देते हैं? मोनोसैकेराइड्स देते हैं, जिसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अगर 2 देगा तो डाइसैकेराइड, 3 देगा तो ट्राइसैकेराइड, 4 देगा तो टेट्रासैकेराइड कहते हैं। ठीक है भैया? और ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद जरूरी नहीं है कि सेम यूनिट दें, और जरूरी नहीं है कि डिफरेंट यूनिट दें। ये सेम भी दे सकते हैं, डिफरेंट भी दे सकते हैं। ठीक है भैया? लिखा दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड बता दिया है। इन डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलते हैं और ट्राइसैकेराइड में 3 मिलते हैं। जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग तो 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, जिसमें से एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। लेकिन वहीं अगर हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करें तो हमें सिर्फ एक ही यूनिट मिलती है, मतलब 2 मोल एक ही प्रकार की यूनिट मिलती है, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। सीखेंगे हम लोग, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड ऐसा होता है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। जैसे एग्जांपल में बात करें, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, गम्स, ईटीसी। ठीक है? इनका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O की पावर 5 होल पावर n होता है, और इनको हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें ढेर सारी यूनिट्स प्राप्त होती हैं। ठीक है भैया? अब बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। उससे पहले समझते हैं कौन शुगर है, कौन नॉन शुगर है। जो मोनो और ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये नेचर में स्वीट होते हैं, ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, इसीलिए इन्हें शुगर कहा जाता है। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में। अगर वो स्वीट नहीं होंगे टेस्ट में तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? नॉन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन शुगर कहते हैं। ठीक है भैया? चलिए, ये भी वाला क्लियर हो गया। आइए आइए, एक टॉपिक है इपिमर। ये आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ना चाहिए, बट ठीक है मैं बता दे रहा हूं। इपिमर जो होते हैं वो डायस्टीरियोमर होते हैं। क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर होते हैं। क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स विच डिफर विद वन कायरल सेंटर, जो एक कायरल सेंटर से डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, आइए ध्यान से समझिए।
जैसे मैं कहूं ये हमारे पास CHO है, ये OH है, ये H है, ये OH है, ये OH और ये हमारा CH2OH, ये H है, ये H है, ये OH है, ये H। दूसरा वाला कंपाउंड ये CHO है, ये OH है, ये OH है, ये OH है, ये OH है, ये H है, ये H है, H है, H है, ये CH2OH। अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को देखूं तो ये डी ग्लूकोज है, ये एल्लोज है, ठीक है ना। छोड़ो नाम, क्या मतलब, नाम से लेना देना नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर में देखूं तो मेरे को लग रहा है यार कि इन दोनों स्ट्रक्चर में सब कुछ सेम लग रहा है, बस इसमें डिफरेंस है। किसमें? इसमें डिफरेंस है। ठीक है भैया, इसमें डिफरेंस है तो कैसे डिसाइड करोगे? आओ, इसमें डिफरेंस है, पहले इनका नाम लिखते हैं। तो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। जिस नंबर पे इनका कायरल सेंटर डिफरेंट होगा उसे हम लोग इपीमर कहेंगे, तो इसे C3 इपीमर कहेंगे। अब ऐसे 10 सवाल 15 सवाल आपको करने को मिलेंगे तो ध्यान रखना, इसे C3 इपीमर कहेंगे। अगर चौथे पे डिफरेंट होता तो C4 बोलते, दूसरे पे होता C2 बोलते, पांचवें पे होता तो C5 बोलते। ठीक है ना। जब चौथे पे होता तो उसे गैलेक्टोज बोलते हैं। छोड़िए, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ग्लूकोज सबसे पहले पढ़ते हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज ग्लूकोज प्रेजेंट होता है मीठे फलों में, हनी में और पके हुए अंगूर में। राइप ग्रेप्स पके हुए अंगूर, हनी मतलब शहद, स्वीट फ्रूट्स मतलब मीठे फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज, आपने अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज को बनाने के लिए हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। और वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं 50-50% अमाउंट में। अब यहां से ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम एकदम अलग करेंगे और ग्लूकोज को डालेंगे पानी में, और यहां पे जाइमेज एंजाइम लेते हैं। क्या लेते हैं? जाइमेज एंजाइम लेते हैं। ये बात आप लोगों को शायद पता होगी। जो जाइमेज एंजाइम, इसको अच्छा सॉरी, ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम से रिएक्शन करा दोगे तो इथेनॉल बन जाता है। ये आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है भैया। पहला मेथड है ग्लूकोज से बना, सुक्रोज से बना सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपके पास स्टार्च या सेलुलोज है, उसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि किसको बनाना आसान है, तो इसको बनाना आसान है। क्यों? कमर्शियली मेथड यही है, क्योंकि हम लोगों को इसमें अलग नहीं करना है। जो सुक्रोज वाला है, सुक्रोज वाले में फ्रक्टोज भी मिलता है, तो सुक्रोज और फ्रक्टोज को अलग करने के लिए हमें कुछ और मेथड यूज करने पड़ते हैं, जिससे खर्चा हमारा बढ़ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि वो खर्चेलू मेथड है। उसे हम लोग कमर्शियली अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा, तो हम उसे नहीं बनाते। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, ध्यान समझिएगा, तो ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 1 2 3 4। ठीक है भाई, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं CHO, OH, H, OH, OH, CH2, OH, H, H, OH और H। राइट हैंड साइड पे ये OH है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको डी ग्लूकोज। अब आपसे जेईई मेन 2024 में पूछा था कि बताइए एल ग्लूकोज किसे कहेंगे? क्या पूछा था? एल ग्लूकोज किसे कहेंगे? मिरर इमेज ले लीजिए। डी ग्लूकोज का जो मिरर इमेज होगा, ध्यान रखना, डी ग्लूकोज का जो मिरर इमेज होगा वही क्या हो जाएगा? एल ग्लूकेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल ग्लूकोज हो जाएगा। कई लोगों को लगता है कि ये नीचे वाले को चेंज कर देने पे ये डी से एल हो जाता, नहीं, वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज जरूर होता है, लेकिन वो एल ग्लूकोज नहीं होता है, वो कुछ और होता है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है भाई, क्योंकि जब इसको यहां से चेंज कर देते हैं तो वो दूसरा कुछ हो जाता है। ठीक है ना भाई, याद रखना, मिस्टेक मत करना। अब इसी सी पे H है, OH है, तो CHOH बोलते हैं। 4 बार CHOH है, तो उसको हम लोग शॉर्टकट में 4 बार CHOH लिख देते हैं, जिससे हमें रिएक्शन कराने में आसानी होती।
आइए, आपने रेड पीएचआई की रिएक्शन पढ़ी होगी। रेड पीएचआई की एक खासियत होती है कि जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग लोग होते हैं उन सभी को रिड्यूस करके स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है एल्केन बना देता है। क्या बना देता है? एल्केन बना देता है। अब 6 कार्बन के लोग हैं, एचआई से रिएक्शन होगी, रेड पीएचआई बोलते हैं। रेड फास्फोरस के साथ एचआई लेने पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये एन हेक्सेन में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? एन हेक्सेन में बदल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज की रिएक्शन एसबीएच से करा देंगे, एसबीएच बोले तो NaBH4 से करा देंगे। अब NaBH4 एल्डिहाइड को करता है, तो एल्डिहाइड को क्या बना देगा? CH2OH बना देगा, और CHOH 4 बार ऐसे हैं, ऐसे रहने दो, और नीचे वाले CH2OH को ऐसे लिख दो। इसे सॉर्बिटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल बोलते हैं। जेई वगैरह का बहुत फेमस रिएक्शन है, तो ध्यान रखना इस बात को भाई। अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन अगर मैं आपसे कहूं कि भैया HCN की रिडक्शन करानी है, तो भैया HCN जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन पे रिएक्शन करता है। HCN H प्लस CN माइनस फॉर्म में होगा, आयनिक फॉर्म में तभी रिएक्शन करेगा, और ये बनाएगा, यहां से OH बन जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा? CN बन जाएगा। इसे हम लोग साइनोहाइड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन कहते हैं। और जेई 2026 का फर्स्ट टर्म देख लीजिएगा, 2 बार सवाल पूछा गया है ग्लूकोज की रिएक्शन से। ग्लूकोज की रिएक्शन से रेड पीएचआई, Br2H2O, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करके बार बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। अब भैया CHO वाले को क्या करेंगे? OH और CN बना देंगे, जिसे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कहेंगे। और अगर आपने इसकी रेड पीएचआई से रिएक्शन करा दी अगर आपने इसकी रेड पीएचआई से रिएक्शन करा दी, तो ये भी क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। लेकिन अब एक कार्बन बढ़ गया है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या बना लेगा? एन हेप्टेन बना लेगा। क्या बना लेगा? एन हेप्टेन बना लेगा। क्या बना लेगा भैया? एन हेप्टेन बना लेगा। क्लियर है भाई? चलिए, अगर NH2OH से रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोक्सिलेमिन, ये भी जेई मेन में आ चुका है 2026 वाले जेई मेन में, तो क्या करना है? अमोनिया डेरिवेटिव की जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनको जरा मैं रिवाइज करा दूं कि ये H2NZ मान लीजिए ले लिया आपने, तो ये क्या करती हैं? पानी निकाल देती हैं। क्या करती हैं? पानी निकाल देती हैं और अमोनिया डेरिवेटिव बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अमोनिया डेरिवेटिव बनाती हैं। अगर यहां पे आपने OH ले लिया, क्या ले लिया? OH ले लिया, तो उसे क्या कहती हैं? ऑक्साइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्साइम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऑक्साइम कहते हैं। क्या बनेगा? ग्लूकोज ऑक्साइम बन जाएगा। बहुत बढ़िया। आइए, अगर मैं ब्रोमीन वाटर को लूंगा तो ध्यान रखना, जो ब्रोमीन वाटर होता है, ये नीट 2025 में भी पूछा गया है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन ब्रोमीन वाटर एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, फिनॉल के साथ करता है, एनिलीन के साथ करता है। वहां पे क्या होता है? एल्कीन में एडिशन होता है और फिनॉल और एनिलीन में सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। माइल्ड है, तो यानी कि CHO को किस में बदलेगा? COH में बदलेगा। ध्यान रखना, CHO को किस में बदलेगा? COOH में बदलेगा। ठीक है भाई, और इसे हम लोग ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई भैया? उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊं कि मैंने अब ले लिया है कॉन्सेंट्रेट HNO3। अगर हमने कॉन्सेंट्रेट HNO3 लिया है, तो इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कहते हैं। ये CHO को COH में तो बदलेगा ही, साथ में जो आपका CH2OH होगा ना, वो भी COH में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? COH में बदल जाएगा। यानी कि जो ग्लूकोज है उसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी? थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं ये ऑक्सीडेशन हटा के, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। उसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी? कॉन्सेंट्रेट HNO3 से करा दी।
कॉन्सेंट्रेट HNO3 से करा दी तो वो क्या बता लेगा, सकैरिक एसिड बना लेगा। लेकिन अगर आपके पास ग्लूकैनिक एसिड भी है, क्या है, ग्लूकैनिक एसिड भी है, और उसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, कॉन्सेंट्रेट HNO3 से करा दी, तो क्या बन जाएगा भैया, ग्लूकैनिक एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर ग्लूकोज की रिएक्शन आपने किससे करा दी, ब्रोमीन वाटर के साथ करा दी, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकैनिक एसिड बन जाएगा। ये बहुत फेमस रिएक्शन है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों को ये बात क्लियर रहेगी, पता रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है भाई, चलिए अगली रिएक्शन ये भी पूछा गया था, एसिटाइलेशन कहते हैं। एसिटाइलेशन क्या होता है कि अगर आपके पास OH है और आपने रिएक्शन करा दी है CH3 C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो CH3 से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा O C डबल बॉन्डो CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्डो CH3 हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटेट कहते हैं। अब इसमें देखोगे 5 क्या है, OH हैं, तो पांचों OH किस में बदल जाएगा, OC डबल बॉन्डो CH3 में बदल जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हो जाएगा। इसे हम लोग पता करने के लिए भी यूज करते हैं कि अगर पेंटा एसीटेट बन रहा है यानी कि ग्लूकोज में कितने OH होंगे, 5 OH होंगे। ग्लूकोज में कितने OH होंगे, 5 OH होंगे। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहो कि सर मुझे थोड़ा सा समराइज कर दो, तो जो जेईई मेन 2026 का रिएक्शन आया था उसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को समराइज करके बता देता हूं। पहला आया था कि अगर आपके पास ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर से तो क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरा कि अगर आपके पास ग्लूकोज है, ये मेमोरी बेस्ड है क्योंकि कल ही पेपर हुआ था, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे गुस्सा मत हो जाना। कॉन्सेंट्रेट HNO3 हो जाएगा। या तीसरा, अगर आपके पास ग्लूकोज है और NH2OH से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा। चौथा, अगर आपके पास ग्लूकोज है और एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं या एसिटाइलेशन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। इसमें क्या हो जाएगा, सकैरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकैरिक एसिड हो जाएगा। और इसमें क्या बन जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा। और इसमें क्या बन जाएगा, पेंटा एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज ऑक्साइम, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोनिक एसिड एंड सकैरिक एसिड हो जाएगा। ये आपको ध्यान से देख लेना है एक बार। आइए अगर मैं आपसे कहूं कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका था। ये डी ग्लूकोज है तो ये डी ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा और ये डी सकैरिक एसिड हो जाएगा। ग्लूकोज में OH H OH OH होता है, ठीक है। तो भैया ग्लूकोनिक एसिड में क्या हो जाएगा, ये CHO COH में हो जाएगा। और सकैरिक एसिड में ऊपर भी CH नीचे भी CH हो जाएगा। और ग्लूकोज को D प्लस ग्लूकोज लिखते हैं। क्या मतलब है इसका, इसे आपको पता करना पड़ेगा। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। प्लस साइन क्या बताता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो इसका रोटेशन होगा वो प्लस में होता है, प्लस थीटा में होगा। इसका जो रोटेशन होगा वो प्लस थीटा में होगा, यानी कि डेक्स्ट्रो का मतलब हो जाएगा क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। कैसा होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। लेकिन फ्रक्टोज का एंटी क्लॉकवाइज होता है, फ्रक्टोज का एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर रहेगी ये बात, ठीक है। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज। डी प्लस ग्लूकोज क्यों बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। आइए समझते हैं। अगर मैं कहूं कि DL कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी कि ये स्ट्रक्चर में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, ये
फिक्स ही समझ लो, फिक्स नहीं होता मतलब एक चेंज नहीं हो सकता, ये बस एक पर्टिकुलर ग्रुप को देख के बताते हैं। जैसे लोवेस्ट कार्बन के हिसाब से अगर राइट पे डी होगा, राइट पे OH होगा तो उसे डी बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर राइट पे OH होगा, लोवेस्ट वाला OH राइट पे OH होगा तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और L से याद रखना लेफ्ट, लेफ्ट पे OH होगा तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। L है लेफ्ट वाला, राइट है डी वाला। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड है जिसे बोलेंगे D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, ये ग्लिसरल्डिहाइड है जिसे बोलेंगे L माइनस ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ना। आइए, एनसीईआरटी में लिखा है कि कुछ ऐसे प्रूफ हैं जो ये बताते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो अब हमें पता करना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से प्रूफ हैं जो हमें बताते हैं। 3 प्रूफ आपको याद रखना पड़ेगा जो बताएंगे, कॉन्फर्मेशन बताते हैं किसकी, कन्फर्मेशन बताते हैं किसकी भैया, साइक्लिक स्ट्रक्चर के होने की। क्या पहला सवाल है, पहला जवाब है कि ग्लूकोज डज नॉट गिव सिफ टेस्ट, ग्लूकोज सिफ टेस्ट नहीं देता है, यानी कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री नहीं है। और डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3 टेस्ट, यानी कि ये NaHSO3 के साथ भी टेस्ट नहीं देता है। ध्यान रखना, ये NaHSO3 टेस्ट भी नहीं देता है। और जो पेंटा एसीटेट होता है ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज का हमने पेंटा एसीटेट बनाया है, OH को कंफर्म किया है, वो जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। किसके साथ, पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि CHO वहां पे फ्री नहीं है, वहां पे CHO ग्रुप क्या है, अब्सेंट है। CHO ग्रुप का मतलब हो गया एल्डिहाइड, क्या हो गया, एल्डिहाइड। ठीक है, तो ठीक है भैया, साइक्लिक होते हैं तो क्या होते हैं, अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि ग्लूकोज इज फाउंड टू बी एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। यानी कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने स्ट्रक्चर दिखेंगे, 2 फॉर्म दिखेंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। अब अल्फा और बीटा क्या होते हैं, ये एनोमर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। कैसे पता सर, एनोमर्स बिल्कुल एपिमर जैसा होता है, कोई एक कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में ये लोग क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। और ये C1 एनोमर्स होते हैं, अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। तो क्या होते हैं एनोमर्स, क्या होते हैं एपिमर, समझ में आ गया। एपिमर ओपन स्ट्रक्चर के बीच में हम लोग पता करते हैं, और एनोमर्स हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर के बीच में पता करते हैं। कि 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखे होंगे ग्लूकोज के, तो हम देख के बताएंगे कि किसके रिस्पेक्ट में उनका एक कायरल सेंटर डिफरेंट है। ठीक है भाई, चलिए अब साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आइए थोड़ा सा एनसीईआरटी में कुछ कहानी लिखी हुई है कि द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while the beta form is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin. जब कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लेते हैं तो हमें अल्फा मिलता है, हॉट और सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो हमें बीटा मिलता है। अब मेल्टिंग पॉइंट पे सवाल हो सकता है, पूछ लिया जाए किसका ज्यादा होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो बीटा का मेल्टिंग पॉइंट अल्फा से ज्यादा होता है। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ध्यान से देखना है कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एसीटल, हेमी एसीटल, कीटल, हेमी कीटल देते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा होगा आपने। अब ये वाले अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड वाले पे अटैक करेंगे। अगर एल्डिहाइड वाले पे अटैक करेंगे तो ये टूट के OH बन जाएगा,
और ये जो हो जाएगा O यहां से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है भाई, अब सोचो जैसे ही ये टूट के OH बनेगा ये कायरल सेंटर हो जाएगा। अब ये कायरल सेंटर हो जाएगा तो अब मुद्दा आएगा H को कहां रखें और L को OH को कहां रखें। तो एक बार OH को उधर रख दो, एक बार OH को इधर रख दो। अगर तुम OH को लेफ्ट में रखते हो, अगर तुम OH को राइट में रखते हो तो अल्फा हो जाएगा, लेफ्ट में रखोगे तो बीटा हो जाएगा। अब इसे याद कैसे रखना है ये बहुत जरूरी है। OH किसकी बात कर रहे हैं? OH की। जैसे हम जनरली क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग लेफ्ट और राइट बोलते हैं, लेफ्ट देन राइट, लेफ्ट देन राइट, बाएं दाएं। और अल्फा बीटा में भी जनरली हम लोग पहले अल्फा और बीटा बोलते हैं। आप कहीं भी ध्यान से देखिए, सोचिए कैसे के बोलते हैं। जैसे ABCD में हम लोग पहले A बोलते हैं, फिर B बोलते हैं, फिर C बोलते हैं, फिर D बोलते हैं, वैसे। तो आपको याद रख लेना, राइट बाद वाला है, लेफ्ट वाला पहले है, राइट बाद वाला है, अल्फा पहले है, बीटा बाद वाला, यानी कि अपोजिट होते हैं। लेफ्ट राइट बीटा अल्फा, लेफ्ट राइट बीटा अल्फा, राइट लेफ्ट अल्फा बीटा, लेफ्ट राइट बीटा अल्फा, कैसे करके याद कर लो। सब कुछ सेम है। ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को मैं ऊपर से फील करा रहा हूं कि ये ऐसे बॉन्ड बना होगा, बीच में ऑक्सीजन होगा। ठीक है भाई, आइए साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं, कैसे बनते हैं। आइए, जो अल्फा डी ग्लूकोज होगा और बीटा डी प्लस ग्लूकोज होगा वो C1 एनोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? C1 एनोमर्स होते हैं। ठीक है भाई, 6 मेंबर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरनोज स्ट्रक्चर। पायरनोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होता है ये पायरोन से बनता है। किससे बनता है? पायरोन से बनता है। ये दिया है पायरोन, ठीक है, ये पायरोन होता है। और आपको पता होगा ये फ्यूरोन होता है, ये फ्यूरोन होता है, ये क्या होता है? फ्यूरोन होता है। ये क्या होता है? पायरोन होता है। ठीक है, अब पायरोन जैसा स्ट्रक्चर होने की वजह से इसे हम लोग पायरोनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। कैसे? आइए, अब इसी वाले को ऐसे ऐसे ये खड़ा है, इसी को ऐसे झुका दीजिए, इसी को ऐसे झुका दीजिए, और ये जो चीज ऐसे है ना उसको ऊपर लिए रहिए, ऊपर भेज दीजिए, ऊपर ऊपर भेजिए, इसको पहले गिराइए और ये जो चीज है वो ऊपर रहेगी, ऐसे इसको ऊपर भेज दीजिए और ऐसे खींच दीजिए। तो ध्यान रखना, जो राइट होगा, जो चीज राइट पे है उसे गिराओगे तो वो डाउन चला जाएगा, जो चीज राइट पे है उसे गिराओगे तो वो डाउन चला जाएगा, और जो चीज लेफ्ट पे है उसे अगर गिराओगे तो वो अप चला जाएगा। ध्यान से समझो, राइट वाला डाउन जाएगा और लेफ्ट वाला अप जाएगा। अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो सिर्फ इसमें डिफरेंस है, बस सिर्फ इसमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। सोचो, जो राइट रहा होगा, राइट से हमने डाउन किया है, राइट से क्या किया है? जो राइट थे ऐसे उसको नीचे कर दिया, डाउन हो गए। और जो लेफ्ट रहा होगा, सोचो लेफ्ट रहा होगा वो अप हो गया। क्या हो गया? अप हो गया। तो यानी कि अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज जो होगा उसमें नीचे OH आएगा, और बीटा डी ग्लूकोपायरनोज जो होगा उसमें ऊपर OH आएगा। बहुत क्लियर कर लीजिए। अगर उस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा तो याद रखना, राइट वाला होगा अल्फा और लेफ्ट वाला होगा बीटा। ठीक है सर। अब सोचो, जो राइट पे होगा उसे गिराओगे तो गिर जाएगा नीचे, डाउन हो जाएगा। सोचो, जो लेफ्ट पे रहा होगा वो उसको गिराओगे तो वो अप हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा। क्या भाई, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। आइए बात करते हैं फ्रक्टोज की। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बस छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां पे आप समझेंगे तो ये CH2OH और C डबल बॉन्ड होते हैं, और यहां पे CHO और CHOH होता है। बाकी नीचे के दोनों सेम होते हैं। ये डी ग्लूकोज है, सॉरी डी फ्रक्टोज है ये, और ये डी ग्लूकोज। दोनों का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है। अगर ये याद है तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि जहां पे ये OH है ये C डबल बॉन्ड होगा। इसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं। ठीक है भैया। अब सोचिए,
अब सोचिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो ये वाला अटैक करेगा कहां पे जाके, यहां पे। अगर यहां पे अटैक करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक बार OH लगेगा और एक बार CH2H लगेगा। अब OH राइट पे होगा तो अल्फा होगा, एक ही बार रटना है आपको, दोबारा नहीं रटना है। और अगर यही जो OH बन रहा है वो लेफ्ट पे होगा तो बीटा हो जाएगा, राइट पे होगा तो अल्फा हो जाएगा। अब उसी को मैं अगर ध्यान से बनाऊं, ये वाला जाके इस पे अटैक किया है, ये वाला जो OH है वो राइट पे है तो देखो अल्फा डी फ्रक्टोफिरोनोज हो जाएगा। और यही वाला OH जब लेफ्ट पे होगा तो क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोफिरोनोज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और अगर मैं इसे गिराऊंगा, इसे मैं अगर गिराऊंगा, इसे लिटाऊंगा तो जो राइट में है वो डाउन हो जाएगा, जो लेफ्ट में है वो अप हो जाएगा। सेम ट्रिक उसमें भी था, सेम ट्रिक इसमें था, अदरवाइज आपको स्ट्रक्चर याद ही करने पड़ेंगे और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तुमने कहा रे वाह कितना बढ़िया है, इसको लिटा दीजिए। जब लिटाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 2 और ये 2, ये C2 एनोमर्स है। अगर मैं कहूं तो ये क्या है, C2 एनोमर्स है। क्या है, C2 एनोमर्स है। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पे इनका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो रहा है। देखो ये डाउन है, यानी कि ये क्या रहा होगा, ये डाउन कैसे, ये राइट रहा होगा तो यानी कि अल्फा है। ये राइट रहा होगा, फिर इसको गिराया होगा तो डाउन हो गया होगा। बिल्कुल सही बात है सर। ये लेफ्ट रहा होगा, इसको गिराया तो खड़ा हो गया होगा, यानी कि ये बीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, जो अल्फा थे वो राइट थे और राइट से डाउन हो जाएगा। ठीक है, जो बीटा थे वो लेफ्ट पे थे और लेफ्ट से क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसे C2 एनोमर्स बोल सकते हैं। साइक्लिक में हम लोग एनोमर्स यूज करते हैं, ओपन में हम लोग इपीमर्स यूज करते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए बात करते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। देखो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की डिफिनीशन याद कर लेना अलग बात है, फील करना अलग बात है। तो जो जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, हर एक लाइन को मैंने चूज करके लिखा है। पहला लाइन है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देंगे, क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, उसे रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। क्योंकि फेलिंग और टॉलरेंस क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी कि जो लोग टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन देंगे, जो टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट देंगे, वही क्या होंगे, रिड्यूसिंग होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स विच डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, जैसे कि सुक्रोज। चलो बाद में देखेंगे। अब तुम्हें कुछ पॉइंट्स लिखाता हूं। जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ना, उसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री होते हैं। क्या मतलब है इसका, बस 5 मिनट वेट करो। और जो सभी मोनोसैकेराइड्स हैं, जब मोनोसैकेराइड्स हैं तो मोनोसैकेराइड्स में क्या होगा, वो ओपन स्ट्रक्चर में होंगे। अगर ओपन स्ट्रक्चर में मोनोसैकेराइड्स हैं तो भैया फिर वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर डाइसैकेराइड्स हैं तो डाइसैकेराइड्स में क्या होगा, वो 2 लोगों के साथ मिलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ 2 लोगों के साथ मिलेंगे, तो भैया उसमें फ्री भी हो सकता है, उसमें एक दूसरे के साथ ज्वाइंट भी हो सकता है, तो वो रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि पॉलीसैकेराइड्स किसे कहते हैं, मतलब पॉलीसैकेराइड्स किस कैटेगरी में आएंगे। बाबू पहले बता दिया था मैंने कि पॉलीसैकेराइड शुगर होते ही नहीं है। जब शुगर ही नहीं है तो काहे का रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, ये लाइन पढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, बट पढ़ लो। कह रहा है इफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बोथ द मोनोसैकेराइड्स आर इन्वॉल्व्ड इन लिंकेज द डाइसैकेराइड इज नॉन रिड्यूसिंग। On the other hand, if one of the carbonyl group is free, the disaccharide is reducing. ये लाइन तुम्हें समझ में नहीं आएगी, ये जनरली लोगों को नहीं आती है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। बाकी बायोलॉजी वाली चीज तो मैं वैसे भी छोड़ देता हूं। आइए आ रहे हैं 5 मिनट थंबा। गिव डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स खत्म हो गए, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं।
गिव 2 monosaccharides units on hydrolysis. The 2 monosaccharides are joined together by a oxide linkage. ये जो लोग होंगे ऐसे कुछ ना कुछ करके ऐसे जुड़े होंगे किससे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। किससे जुड़े होंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होंगे, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। A linkage between 2 monosaccharides unit through oxygen atom is called glycosidic linkage. जब 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन के थ्रू 2 मोनोसैकेराइड्स जुड़ेंगे तो उसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं सुक्रोज की। अगर सुक्रोज डेक्स्ट्रोरेटरी है, सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रोरेटरी है, लेकिन हाइड्रोलिसिस करने पे ये डेक्स्ट्रोरेटरी ग्लूकोज और लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज बनाता है, जबकि मिक्सचर ओवरऑल देखा जाए तो भैया ये लीवोरोटेटरी हो जाता है। +66 से आप जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे रोटेशन तो माइनस में आएगा, इसीलिए इसे इन्वर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वर्जन कहा जाता है। यानी कि जब किसी भी सुक्रोज में हम पानी डालते हैं तो 2 बातें पूछेगा। पहला, क्या इक्वल अमाउंट में मिलते हैं? बिल्कुल इक्वल अमाउंट में मिलते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज। क्या इन्वर्जन होता है? यस। क्या डेक्स्ट्रो से लीवो होता है? यस। सॉल्यूशन पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था प्लस रोटेशन, अब ओवरऑल क्या हो गया? लीवो हो गया। लेकिन ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज लीवो होता है, लेकिन फ्रक्टोज का रोटेशन माइनस में ज्यादा होता है। कई प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे इससे। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सुक्रोज है वो कौन सी यूनिट से बना है? तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। अल्फा डी ग्लूकोज से और बीटा डी फ्रक्टोज से। अगर मैं कहूं कि सुक्रोज के बारे में, तो सुक्रोज जो है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे पता किया? बताता हूं। इनके बीच जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में होती है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। आज से पूछ लिया जाएगा कि बताइए सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कौन सी मोनोसैकेराइड मिलती है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। प्लस लिखने से क्या होता है? तो मिस्टेक है ना भाई टाइपिंग। चलो भाई ये सवाल हो गया। सर ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों बोला? सर बता दो। आओ सोचो, अल्फा डी ग्लूकोज का क्या C1 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था? सोचो, C1 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था? यस। क्या बीटा डी फ्रक्टोज में C2 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था? याद करो, C2 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था, मतलब कीटोनिक ग्रुप। यस। आइए, कीटोनिक ग्रुप कहां है? 2 पे है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप कहां पे है? 1 पे। ठीक है भैया, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। लिखा है कि इफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बोथ द मोनोसैकेराइड्स आर इन्वॉल्व इन लिंकेज द डाइसैकेराइड इज नॉन रिड्यूसिंग। क्या ये लाइन समझ में आया? कि भैया ये जो दोनों जुड़े हैं ना, जिससे यहां पे एल्डिहाइडिक और कीटोनिक था और दोनों ही ग्लाइकोसिडिक में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या मतलब समझ में आया भैया? रट्टा मारना एक अलग चीज होती। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर होंगे। अब चलिए भैया आगे बढ़ते। अगला है हमारे पास माल्टोज। माल्टोज में ऐसे टोज वाली फीलिंग आ रही है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। इसमें जो माल्टोज में जो फीलिंग होती है वो क्या होती है? वो 2 ग्लूकोज वाली फीलिंग होती है। एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा होता है अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि दोनों की सेम होती है। अब ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों होते हैं सर? यहां पे देखो C1 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में है, लेकिन यहां पे जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, लेकिन ये फ्री है। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से नहीं जुड़ा है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से नहीं जुड़ा है।
समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? यानी कि ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते। अगला आएगा लैक्टोज। लैक्टोज गैलेक्टोज से मिलता जुलता वर्ड है। लैक्टोज गैलेक्टोज से मिलता जुलता वर्ड है। ये बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का डाइसैकराइड होता है और मिल्क शुगर कहते हैं। ये दूध में पाया जाता है। ये रिड्यूसिंग होता है। क्यों होता है आइए समझाते हैं। जो गैलेक्टोज में होता है वही ग्लूकोज में होता है, बस लास्ट वाला C4 में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। यहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था और ग्लूकोज में यहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था और ये फ्री है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भैया? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आइए पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो दे आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जाहिर सी बात है पॉली वर्ड लगा हुआ है, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लार्ज नंबर में हमें क्या मिलेंगे, मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। और जो किससे जुड़े होंगे, जो किससे जुड़े होंगे, ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। जो किससे जुड़े होंगे, ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। जो किससे जुड़े होंगे, ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। ये यूनिट है, ठीक है ना, ये यूनिट है। किससे जुड़े होंगे, ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। ठीक है भाई, चलिए पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टार्च। अब स्टार्च में पहला ही सवाल इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्च इज मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट। जो प्लांट में स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में होता है। ठीक है भैया, स्टार्च हमारी दिनचर्या में यूज होता है हमेशा। दाल चावल खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, आलू खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ ना कुछ आपको आपके डाइट में स्टार्च देखने को मिलेगा। अब स्टार्च में हमें दो प्रकार की चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है एमाइलोज और एक पढ़ना है एमाइलोपेक्टिन। क्या पढ़ना है, एमाइलोपेक्टिन। दोनों के नाम में देखो छोटा कौन है, ये छोटा है, ये ट्रिक बता रहा हूं, ये छोटा है, स्मॉल है, और ये बड़ा है। जो छोटा है उसका परसेंटेज भी छोटा होगा और जो बड़ा है उसका परसेंटेज भी बड़ा होगा। जो छोटे लोग होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, बड़े लोगों को डिसॉल्व होने में दिक्कत होती है। तो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। किसमें होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और इसमें C1 से C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, लेकिन इसमें C1C4 और C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पाई जाती है। यही तीन मेन डिफरेंस है, ये मैंने आपको समझा दिया। कंपोनेंट्स आर एमाइलोज 15 से 20% होता है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। नहीं गलत लिखा। कंपोनेंट्स आर एमाइलोज 15 to 20% एंड ए वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट जिसे हम लोग एमाइलोपेक्टिन कहते हैं जो 80 से 85 होता। पढ़ा मैंने गलत था, लिखा सही है। बोथ एमाइलो एंड एमाइलोपेक्टिन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिफरेंस नहीं है। दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज के क्या हैं, पॉलीमर हैं। दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। आइए एमाइलोज की बात करते हैं। एमाइलोज में अगर मैं बात करूं तो अल्फा डी ग्लूकोज का ये लीनियर पॉलीमर है। लीनियर पॉलीमर का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे जुड़ते चले जाना, इसे हम लोग लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। जो एक चेन में जा रहा है, जो एक चेन में जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इट कंटेन्स अबाउट 200 से 1000 यूनिट जो एक दूसरे के साथ C1 से C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ ज्वाइंट होंगे। उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, एमाइलोज कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइलोज कहते हैं। क्लियर है भाई? यानी कि 200 से 1000 यूनिट C1 C4 के साथ
जुड़ी होगी। सोचना भी मत रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में, क्योंकि ये नॉन शुगर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन शुगर होते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ये ब्रांच्ड होता है। कैसे होता है? ब्रांच 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 होता है। इनमें क्या होती है? ब्रांचिंग होती है। तो C1 C4 यूनिट से तो ये जुड़े रहते हैं, लेकिन जो ब्रांचिंग होती है उसमें क्या होती है? C1 से C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? चेन में होती है। अगर आपसे बोला जाए कि सिर्फ एक लिंकेज, दोनों में C1 C4 होती है। अगर पूछा जाए C1 C4 किसमें है? दोनों में। ज्यादा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें? बड़े वाले लोगों में। ब्रांच कौन होगा? बड़े वाले लोगों में। बड़े वाले लोग कौन है? एमाइलोपेक्टिन है। खत्म। सोच के देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, सवाल अगर बाहर से आ जाए तो बताना। पेपर एनसीईआरटी से ही बनता भाई। ठीक है। अब एमाइलोपेक्टिन है, ये एक चेन चल रही है, ये वाली एक चेन चल रही है। अब इसमें ब्रांच निकली है, ये वाली एक चेन चल रही है, इसमें आके जुड़ गई। ठीक है भैया, क्लियर है? चले, अगला है सेलुलोज। जो सेलुलोज होते हैं, इट अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो सेलुलोज है। अगला एनसीईआरटी में लिखा है, इट इज ए प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है उसका डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्या? सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज होता है। सेलुलोज किससे बने होते हैं? किसके मोनोमर होते हैं? आइए सिखाते हैं। सेलुलोज जो होते हैं वो बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। किसके? बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, जिसमें C1 से C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। क्या होती है? C1 से C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ऐसे यहां से नीचे से जुड़ता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके चला जाएगा। लीनियर पॉलीमर होता है। क्या होता है? लीनियर पॉलीमर ही मानते हैं इसे। ये ऊपर से जुड़ रहा है इसलिए ऊपर है, इधर से जुड़ता है तो ऐसे ऐसे लाइन होती। बीटा लिंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज है। अल्फा लिंक कब बोलते हैं? जब वो अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। ठीक है भाई, चल। ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन से आपसे सवाल पूछा, अब छोटे छोटे टॉपिक हैं कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। देखो, एनिमल बॉडी का मतलब हो गया इंसान, जानवर सारे आते हैं। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन के माध्यम में रहता है, ग्लाइकोजन में। ठीक है। और जो हमारे लीवर में, मसल में, ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है भैया। जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की, जब हम खाना नहीं खाते हैं तो एंजाइम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट ग्लाइकोजन्स को तोड़ के ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसे हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्यों? प्लांट में पाया जाने वाला स्टार्च है तो इसे हम लोग, ये ह्यूमन में पाया जाने वाला, एनिमल में पाया जाने वाला, तो इसे हम लोग एनिमल स्टार्च कहते हैं। बिकॉज इज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड। ये एमाइलोपेक्टिन की तरह तो होता है, लेकिन ये हाईली ब्रांच्ड होता है। क्या होता है? हाईली ब्रांच्ड होती है। क्या होती है? हाईली ब्रांच होती है, बहुत ज्यादा ब्रांच निकली होती है। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल एंड ब्रेन। ये किस में प्रेजेंट होती है? लीवर, मसल एंड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। सुना होगा आप लोगों ने, दारू पीने से लीवर खराब हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी जाके वहीं पे स्टोर हो जाती है, और वहां पे ज्यादा स्टोर होने से फैटी लीवर हो जाता, फैटी लीवर होने से लीवर खराब हो जाता। When the body needs glucose, enzyme break the glycogen down to glucose. बहुत बढ़िया। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी। ईस्ट और फंगी, जैसे कि मुझे याद आ रहा, मैंने 9th-10th में पढ़ा था बायोलॉजी में, ये ना जानवरों में आते ना पेड़ पौधों में आते, बीच का मामला होता है इनका, और उसमें क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन पाया जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है कि ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी। ईस्ट और फंगी में पाया जाता है। आइए इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंस उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना
हमें लग रहा है, फिर भी दे फॉर्म ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। ठीक है भैया, हमारे खाने के ये मेन पोर्शन होते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते, चलिए ठीक है। हनी हैज बीन यूज्ड, देखो अभी भी आप देखोगे ना, रील्स वगैरह आप देखते ही होगे, उसमें कई ऐसे डॉक्टर्स वगैरह ज्ञान देते हुए दिख जाते हैं कि हनी खाओ। तो हनी क्या करता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। मैं तो बहुत सारे बच्चों को क्लास में सजेस्ट करता हूं कि आपको वीक फील हो, पेपर देने जा रहे हो, 1 चम्मच हनी पानी में मिलाओ, डिजोल्व करो, आराम से पी के जाओ। 2-3 घंटा तुम्हें लेजीनेस तो नहीं आएगा, मतलब अंदर से ऐसा फील होगा कि कुछ तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा एनर्जी फील होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एज स्टार्च इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यह भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं एंड प्लांट, ठीक है ना, इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, पेपर, लिक्वर्स एंड ब्रेवरीज। दारू शराब बनाने के लिए भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा जौ का, अंगूर का, महुआ का, न जाने कौन कौन सा बनाते हैं लोग। 2 एल्डोपेंटोज, 2 एल्डोपेंटोज हैं जो डी राइबोज और डी ऑक्सोराइबोज हैं। ये न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं, आरएनए और डीएनए में। आइए, द स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। अच्छा टॉपिक, म्यूटा रोटेशन किसे कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो और उसमें अपने मन से, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में अपने मन से उनके रोटेशन में चेंज हो जाए तो उसे हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। कैसे होता है सर, जरा समझाओ तो। अगर मान लो आपने अल्फा डी ग्लूकोज लिया, ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में जाता है। ठीक है सर, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में जाता है, रोटेशन थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, और अगर कुछ देर इन्हें होल्ड पे रख देते हैं तो वो ओपन चेन फॉर्म में आ जाते हैं, जिसका रोटेशन कम हो जाता है। तो अपने मन से ही रोटेशन को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसको म्यूटा रोटेशन कहते हैं। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज विथ स्पेसिफिक रोटेशन 111, बीटा डी ग्लूकोज विथ स्पेसिफिक रोटेशन 19.2, when either form is dissolved in water and allowed to stand। इनको अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं और कुछ देर के लिए रखते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज स्लोली एंड रीचेज और कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 52.5। ये ले लो, इसमें आ जाएगा, ये ले लो, इसमें आ जाएगा। यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज लो, बीटा डी ग्लूकोज लो, पानी में डिजोल्व करो, होल्ड करो, ओपन स्टेन बन जाएगा और इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होती है बात। चलिए भाई, विटामिन्स, विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट। ठीक है भाई, आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। आइए, ये हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, और ये हमारे पास एक और ग्लास है, ठीक है। इसमें हमने घी रखा है, घी बोले तो फैट, घी बोले तो फैट। इसमें मैंने वाटर रखा, ठीक है। एक यहां से कीड़ा है, भिन भिनाता हुआ आ रहा है। ये कीड़ा है, ये क्या है, कीड़ा है। एक कीड़ा है जो भिन भिनाता हुआ आ रहा है। कीड़ा यहां आएगा और घी में गिरेगा तो घी के ट्रैप में फंस जाएगा और नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर कीड़ा पानी में गिरेगा तो फिर से वो उड़ के बाहर जा सकता है, उड़ के बाहर जा सकता है। लेकिन अगर घी के ट्रैप में फंस गया तो वो जा नहीं सकता है। यानी कि ये जो कीड़ा है वो फैट में सॉल्युबल है। क्या है, फैट में सॉल्युबल है, बट पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है। बस ये अगर तुम्हें स्क्रिप्ट याद रहेगी
ये स्क्रिप्ट है आपको, अगर ये स्क्रिप्ट याद रहेगी आपको तो भैया फिर किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं। कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, बचा क्या बी और सी, तो बी सी तो वैसे ही आ गए ना कि अगर ये फैट सॉल्युबल है तो बी और सी क्या है, वाटर सॉल्युबल, खत्म। और इनका क्लासिफिकेशन भी हम इसी बेस पे करते हैं, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब फैट सॉल्युबल अभी बताया कीड़ा, कीड़ा, तो वाटर सॉल्युबल क्या हो जाएगा, बीसी। These vitamins are soluble in fat and oils but insoluble in water. Vitamins A, D, K. Water soluble vitamins must be supplied regularly. जो वाटर soluble होते हैं वो हमारे डाइट में रेगुलरली क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए, ठीक है ना। और जो एक्सक्रीट कर यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर, जिसे हम स्टोर नहीं कर सकते बॉडी में, उसे हम निकाल देते हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12, B12 विटामिन को छोड़ के, ठीक है भाई, ठीक है। आइए, अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या विटामिन है और उसका नाम क्या है, उसकी डिफिशियंसी से रोग क्या होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताऊं, इसे रेटिनॉल कहते हैं। ये रेटिना से रिलेटेड वो बीमारी देता है, इसलिए रेटिनॉल। याद करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, बस स्क्रिप्ट बता रहा हूं। ये रेटिना से रिलेटेड बीमारी देता है जिसे जेरोप्थेल्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जेरोप्थेल्मिया कहते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी वगैरह हो सकती है। विटामिन B1 को थाइमीन कहते हैं, ये बेरी बेरी रोग देता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं जो छिलोसिस देता है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन कहते हैं जो कन्वल्सियंस रोग देता है। विटामिन B12 को कोबालामीन कहते हैं, क्या कहते हैं, कोबालामीन कहते हैं, जो साइंटिफिक नेम है। और ये क्या होता है, परनीसियस एनीमिया देता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, दिख नहीं रहा है, जो स्कर्बी रोग देता है, जो मसूड़ों में हमारी ब्लीडिंग को नहीं रोक पाता है, उसे हम लोग स्कर्बी रोग कहते हैं। और विटामिन डी जो होता है वो रिकेट्स रोग देता है। और विटामिन ई जो है वो इंक्रीज फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, हड्डियों में कमी कर देता है और फ्रैगिलिटी आ जाती है आरबीसी में। विटामिन के जो होता है उसकी कमी से हमारा ब्लड क्लोटिंग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर हमें चोट लगी, खून बह रहा है, तो वो जल्दी क्लोटिंग नहीं बना पाता, ठीक है भैया। ये आपको चार्ट बना के रटना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। आइए, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सिस्टम में। जो चीफ सोर्स होते हैं, वो चीफ सोर्स क्या होते हैं, चीप नहीं, मैंने चीफ बोला है कि मतलब मेन सोर्स क्या होते हैं। मेन सोर्स जैसे आप आजकल तो जमाना ही चल रहा है कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, तो सभी जानते होंगे प्रोटीन कहां मिल रहा है। प्रोटीन मिल्क मिल रहा है, चीज मिल रहा है, पल्स मिल रहा है। पल्स मतलब होता है जैसे दाल, दाल शायद पल्स होता है, अब समझो यार बात को। पीनट्स हो गया, पीनट्स वही मूंगफली, फिश हो गई, मीट हो गया, ईटीसी, इन सभी में क्या हो जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। आइए, एमिनो एसिड। प्रोटीन को पढ़ने से पहले आपको एमिनो एसिड समझना पड़ेगा। ये वाली लाइन आपको जेई मेन 2026 के पेपर में कल परसों में पूछा गया। जेई मेन 2026 में पूछा गया था कि ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, बिल्कुल एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ दीजिए तो सभी अल्फा एमिनो एसिड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, जब यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे H लग जाएगा, यहां पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, तो उसे ग्लाइसिन बोलेंगे। और R लग जाएगा या कोई भी चेन लग जाएगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है भाई। आइए, आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे समझ लो, ये समझ लो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बगल वाली पोजीशन अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा।
अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा अमीनो एसिड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ NH2 विथ रिस्पेक्ट टू सीवेज ग्रुप। ठीक है भाई, वो तुम्हें पता करना है कि कहां पे NH2 लगा हुआ है, उसी हिसाब से उसका नाम बोलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास किसी अमीनो एसिड्स में एक NH2 एक सीवेज है तो वो ज्विटर आयन बनाते हैं, उसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। लेकिन अगर सीवेज की मात्रा ज्यादा होगी तो एसिडिक होगा, और NH2 की मात्रा होगी तो ज्यादा तो बेसिक होगा। क्यों? एसिड ज्यादा तो एसिडिक, बेस ज्यादा तो बेसिक। क्लियर है भाई? आइए, ये बेसिक है। अर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन, ये क्या है? बेसिक है। एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड, ये क्या है? एसिडिक है। और ग्लाइसिन क्या है? न्यूट्रल। ठीक है। अब आपको एनसीईआरटी में कुछ सिंबल वगैरह दे रखे हैं, देखो तुम्हें जरूरत नहीं है, नीट लेवल में बिल्कुल जरूरत नहीं है, जेईई मेन में भी जरूरत नहीं है। हां, अच्छा सवाल पूछेगा तो ये जरूर पूछ सकता है कि ग्लाइसिन का 1 लेटर का क्या कोड है। 3 लेटर का तो सब बता लेंगे, आइसिन का 1 लेटर का कोड क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये कोई नहीं करवा सकता, ये आपको जूलॉजी वाले टीचर ट्रिक्स वगैरह से बताते हैं। जेईई मेन 2026 में फिर सवाल आता है, कहता है कि एग्जाम्पल देके कि लाइसिन और एस्पार्टिम बताइए, एर्जिनिन बताइए कौन इसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स प्राप्त हैं, जिसमें 10 इसेंशियल हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर्स हैं, और 2 नॉन इसेंशियल हैं। तो नाम कैसे याद रखेगा? नाम याद रख लो, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन, मेथियोनिन, अर्जिनिन, आइसोलिन, हिस्टिडीन, वैलिन, थियोनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ध्यान रखना ये सारे क्या हो जाएंगे? इसेंशियल हो जाएंगे। इनके अलावा जो 10 बच गए वो नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। याद करना आसान है सर? ये देखो, ये तो तुम्हें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसलिए ट्रिक नहीं बताता हूं, जूलॉजी वाले सर आपको ट्रिक बताते होंगे नीट वगैरह में, और जेईई वालों को तो दिक्कत ही नहीं है। उनको तो भैया वैसे भी पहाड़ लगता है, हम भी जेईई से थे तो हमको पता है। अगर ये लेफ्ट पे है तो एल है, और ये राइट पे है तो डी है। तुमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अमीनो एसिड में भी डीएल हम आराम से बता सकते हैं, जैसे हमने ग्लूकोज में बताया था कि कौन सा डी होगा कौन सा एल होगा। इसमें भी हम ऐसे बता सकते हैं कि कौन एल होगा कौन डी होगा। ज्यूटेरायन, ज्यूटेरायन कब बनता है? जब एक ही कंपाउंड में एसिड भी हो और बेस भी हो। एक ही कंपाउंड में जब एसिड भी हो और बेस भी हो। क्या हो? एसिड भी हो और बेस भी हो, और वो आपस में क्या कर ले? एसिड बेस रिएक्शन कर ले, जिसे हम लोग इंट्रामोलुलर एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। तो ज्यूटेरायन फॉर्म होता है, और ज्यूटेरायन फॉर्म होने की वजह से ये एम्फोट्रिक नेचर के हो जाते हैं, इसीलिए ये दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। याद रहेगा सभी को? आपने एक और पढ़ा होगा ज्यूटेरायन एनसीईआरटी में, जब आपने एनिलीन का सल्फोनेशन कराया था, याद करिए। सल्फानेलिक एसिड, सल्फानेलिक एसिड याद करिए, सल्फानेलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, ये आपने समझ लिया। आइए आइए, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको समझाता हूं। मान लिया मेरे पास NH2 है, CH2 है, COH, क्या है? COOH। ठीक है भैया, अब इसी को मैं बार बार जोड़ूंगा। सोचो, N है, H2 है। ठीक है भाई, यहां से OH, यहां से H2, यहां से OH और यहां से H निकालो, क्या बनेगा? इसका भी यहां से निकलेगा। 2 यूनिट में क्या बनेगा? ध्यान समझना, 2 यूनिट में क्या बनेगा? क्या ये NH ऐसे फ्री कर दूं, CH2, C डबल बॉन्डो, NH, CH2, C डबल बॉन्डो, और ये ऐसे।
इसे हम लोग बोलेंगे एमाइड लिंकेज। क्या बोलेंगे? एमाइड या पेप्टाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड या पेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एमाइड और पेप्टाइड बोलते हैं। यानी कि 2 एमिनो एसिड लोगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और 4 लोगे तो कितने बनेंगे? देखो 4 लोगे तो कितने बनेंगे? 3। 4 लोगे तो कितने बनेंगे? 1 2 3। कितने बने? 3। 10 एमिनो एसिड लोगे तो कितने बनेंगे? 9। 15 लोगे तो 14। 8 लोगे तो 7। 7 लोगे तो 6। 5 लोगे तो 4। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में थोड़ा सा हम समझते हैं डिटेल में कि पेप्टाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर अमीनो एसिड। ठीक है। डाइपेप्टाइड बॉन्ड कब बनेगा? जब 2 एमिनो एसिड लिंकेज होंगे एक पेप्टाइड लिंकेज से। सही बात अभी समझाया मैंने। ट्राइपेप्टाइड कब बोलेंगे? जब 3 एमिनो एसिड लिंक होंगे 2 पेप्टाइड से। टेट्रापेप्टाइड कब बोलेंगे? जब 4 एमिनो एसिड लिंक होंगे 3 पेप्टाइड से। रट्टा नहीं मारना है तुम्हें, कान खोल के सुन लो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, ठीक है ना? क्लियर भाई? ये देखो COH और NH2 यहां से निकल के पानी निकल गया है, CONH बॉन्ड, इसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। आगे एनसीईआरटी में लिखा है कि पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 एमिनो एसिड, मोर देन 100 एमिनो एसिड, मोर देन 100 एमिनो एसिड, उसे हम लोग प्रोटीन कहते हैं। लेकिन इंसुलिन ऐसा है, प्रोटीन सच एज इंसुलिन विच कंटेन्स 51 एमिनो एसिड, यानी कि जब ढेर सारे एमिनो एसिड्स होते हैं 100 या 100 से ज्यादा, तो उसे हम प्रोटीन कहते हैं, जिसका मोलिकुलर वेट लगभग 10,000 से ज्यादा होता है। लेकिन इंसुलिन एक ऐसा है जिसमें 51 एमिनो एसिड है, पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में हाईलाइट करके दिया है, जिसे हम लोग प्रोटीन का नाम देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटीन का नाम देते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, अब तो एकदम सिंपल है, खत्म हो गया। आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन करें तो इसमें आएगा फाइब्रस प्रोटीन। क्या आएगा? फाइब्रस प्रोटीन। क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है वो पैरेलल रन करती है, ऐसे ऐसे पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो पैरेलल रन करती है। ठीक है भाई। और दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये C डबल बॉन्ड O और इसका NH हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये बंधे होते हैं। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये इंसॉल्युबल भी होते हैं वाटर में, और ये पूछा जाए तो इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। एग्जांपल जैसे केराटिन और मायोसिन। केराटिन जो होता है हमारे बाल में प्रेजेंट होता है, ऊल और सिल्क में प्रेजेंट होता है, और जो मायोसिन होता है वो मसल्स में होता है। किस में होता है? मसल्स में होता है। मसल्स में जो हमारे जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है? वो मायोसिन होती है। ठीक है भैया? जो आप लोग चिकन वगैरह खाते हैं ना, उसमें भी पाया जाता है। मतलब आप खाते हैं नहीं खाते, मुझे नहीं लेना देना इससे। अगला है ग्लोबुलर प्रोटीन। द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स क्वाइल अराउंड। ये क्या बनाते हैं? क्वाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्वाइल बनाते हैं, और एक स्फेरिकल शेप देते हैं, और ये दीज आर यूजुअली सॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ये क्वाइल फॉर्म में ऐसे ऐसे रहते हैं, क्वाइल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है भाई? क्वाइल फॉर्म में रहते हैं। इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स, इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ये पूछा जाता है। आइए स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन की बात की जाए तो पहला होगा प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी, चौथा है क्वाटरनरी। प्राइमरी में क्या होता है? इट सिंपली रिवील्स द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्रिएट्स ए डिफरेंट प्रोटीन्स। आपको क्या करना है कि अगर आप एमिनो एसिड चेंज कर दे रहे हो तो दूसरे प्रकार का प्रोटीन बना लेना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप
वो रेफर्स करता है किसको, शेप का, इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, जिसमें ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट कर सकती है. दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट. बीटा प्लीटेड seat structure. These structure arises due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding groups of the peptide bond. ठीक है भाई, ये सब आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. अल्फा हेलिक्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये ऐसे ऐसे जाते हैं, और जब ऐसे ऐसे जाते हैं तो इसका सी डबल बॉन्डो इसके एनएच के साथ, इसका सी डबल बॉन्डो इसके एनएच के साथ, इसका सी डबल बॉन्डो इसके एनएच के साथ, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं. तो ये चारों तरफ ऐसे एक दूसरे से होल्ड रहते हैं. क्या रहते हैं, होल्ड रहते हैं. अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे इन विच ए पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय ट्विस्टिंग इनटू ए राइट हैंड स्क्रू. ध्यान रखना, राइट हैंड स्क्रू होता है ऐसे ऐसे. अगला है बीटा सीटेड प्लेट. उसी चेन को जब हम ऐसे से निकाल दें तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं. ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है. अदरवाइज आपको ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो एक सीट टाइप मिल जाएगी. ये ऐसे नागिन के तरीके से जा रहे हैं और दूसरा नागिन के तरीके से जा रहा है, और दोनों में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं तो एक सीट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी. क्या हो जाएगी, सीट लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है. इन बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच आउट टू नियरली. सभी जो पेप्टाइड चेन्स होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं. मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर, अलग अलग मोलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. आइए टर्सरी. टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग. ये ओवरऑल फोल्डिंग के बारे में बताता है ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. It gives rise of two major ठीक है. तो टर्सरी स्ट्रक्चर हम समझ रहे थे कि इट गिव्स राइज टू 2 मेजर मोलिकुलर शेप. एग्जाम्पल में जैसे फाइब्रस एंड ग्लोबुलर. The main force which stabilize 2D and 3D structure of protein are hydrogen bond, disulfide linkage, van der Waals force and electrostatic force. Quaternary structure क्या कहता है, some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunit. The special arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. ये एक बार आप स्ट्रक्चर देखोगे तो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नहीं समझ में आएगा तो प्लीज एक बार एनसीईआरटी को ध्यान से समझें. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आपने पढ़ा होगा, जब थर्मोडायनेमिक्स सर पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि बॉइलिंग ऑफ एग में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है. तो क्या होता है, नेटिव प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी. ठीक है. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, अनकॉइलिंग ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर. जो कॉइलिंग रहती है जो हेलिकल स्ट्रक्चर में, अनफोल्डिंग या अनकॉइलिंग करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स में, और ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे कोआगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कर्डलिंग मतलब होता है कि जब आप दूध से दही बनाते हो. ठीक है. आगे न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में अगर आप कुछ पढ़ के जाना चाहते हो, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पहले आप डीएनए आरएनए में पढ़ लो कि कौन कौन से लोग हैं. एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन. एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यानी कि ये 3 सेम है. थाइमिन इसमें आता है, यूरेसिल इसमें आता है. और जो शुगर हम लोग यूज करते हैं वो बीटा डी 2 डिऑक्सीराइबोज यूज करते हैं और बीटा डी राइबोज यूज करते हैं. ठीक है भाई, याद रहेगा बिल्कुल. आइए अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो एडिनिन और गुआनिन जो होता है प्यूरिन बेसेस होते हैं, और ये तीनों स्ट्रक्चर पिरिमिडीन बेसेस होते हैं. ये तीनों स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, पिरिमिडीन बेसेस होते हैं. कैसे होते हैं, पिरिमिडीन बेसेस होते हैं. ठीक है भाई. चल
अब न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं कि जो हमारे पास शुगर था, शुगर पे अगर फर्स्ट वाली पोजीशन पे हम बेस लगा देते हैं तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और अगर यहां से फॉस्फेट लगा देते हैं तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बनाना नहीं है, तुम्हें बस ऐसे मोटा मोटी याद रखनी है कि भाई ये स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? शुगर के ऊपर बेस फॉस्फेट, शुगर के ऊपर बेस फॉस्फेट बार बार जुड़ेंगे तो उसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं एक साथ फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से। किससे? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से। स्ट्रक्चर में दिखाऊं एनसीईआरटी में तो ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये फास्फोडाइएस्टर लिंकेज है। शुगर है, फॉस्फेट है, बेस है, शुगर है, बेस है, फॉस्फेट है, और ऐसे करके चेन जुड़ती जाएगी, ठीक है भाई। आइए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं। द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर हेल्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। दो स्पेसिफिक पेयर बेसिस ऐसे करके, और ऐसे करके वो ऐसे नागिन की तरह एक दूसरे पे लपेटी रहती है, ठीक है भाई। आरएनए, आरएनए एक्चुअली में 3 प्रकार के होते हैं। ये बेसिक्स है भाई, देखो इसमें बहुत टफ नहीं, जिसमें समय देना था मैंने दिया समय, इसमें भी समय दे ही रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं दे। इसमें क्या ही बता दूं, 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ये तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड का? डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं लंबा हाइट है या मैं ऐसा हूं तो जेनेटिक की वजह से होता है, ठीक है। DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organism over millions of years. DNA ही होता है जो बहुत सालों साल बाद हड्डियां वगैरह मिलती है तो पता चलता है किसका है। ये DNA molecule is capable of self duplicating during cell division and identical DNA strands are transferred to daughter cell. यही होता है, DNA अपने सेल से नीचे वाले सेल में भी जाता है, ठीक है। तभी तो मैं बोलूं कि मैं अपने पापा का लड़का हूं, कैसे प्रूव करेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। एक्चुअली द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स इन द सेल बट द मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है भाई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? वही पता करना कि किसका है ये, खून किसका है, बाल किसके हैं, देखते होंगे ना क्राइम पेट्रोल। तो इन फोरेंसिक लैबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल। कल को आए कोई बोले कि मैं आपका लड़का हूं तो कैसे प्रूव करोगे? पैटर्निटी टेस्ट करा के। टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज, कोई बॉडीज मिली है कैसे पता करोगे? टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप टू रिवराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। आइए एंजाइम्स की बात करते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी में छोटे छोटे एंजाइम्स दे रखे हैं, हालांकि आप बायोलॉजी वाले हो तो आप बायोलॉजी के एंजाइम्स में ज्यादा फोकस करो, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। दे आर मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन। क्या होता है? मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन्स होते हैं जिसे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं, जो रिएक्शन को कराने में मदद करते हैं। कोएंजाइम्स किसे कहते हैं? नॉन प्रोटीनस कंपोनेंट्स होते हैं जो एक्टिविटी को बढ़ाते हैं एंजाइम की। इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने वाले को कोएंजाइम कहते हैं। जैसे मेटल्स, मैग्नीज +2, मैग्नीशियम +2, K+2, Na+, Zn+, कोबाल्ट +2 etc. एंडो एंजाइम क्या होते हैं? एक्ट्स इन द सेम सेल इन विच इट इज सिंथेसाइज। ये वही काम करते हैं जहां ये बनते हैं। एक्ट आउटसाइड द सेल इन विच इज सिंथेसाइज, जहां ये बनते हैं उसके बाहर काम करते हैं। बाहर काम करना है तो एक्सो, अंदर काम कर रहे हैं तो एंडो। अगला टॉपिक है हार्मोन्स। हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, मैसेंजर का काम करते हैं भैया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायोलॉजी में, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में नहीं। दीज आर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जहां पे इन द बॉडी आर पोर्ड डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम विच ट्रांसपोर्ट देम टू द साइड ऑफ एक्शन, ठीक है ना। जो हमारे पास ग्लैंड होती है वो क्या कहती है? ब्लड के थ्रू हमें मैसेज भेजती। आइए कुछ आपके पास हार्मोन्स हैं, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकाजन है, थायरोक्सिन है। अब इंसुलिन क्या है? रिलीज इन रिस्पॉन्स टू द रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने घटाने में काम आता है। ग्लूकोजन क्या है? इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। द टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ये दोनों हार्मोन्स काम करते हैं। थायरोक्सिन क्या होता है?
एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म और हायर को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। वो देखा होगा कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वेट बढ़ने लगता है, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक है, वेट कम होने लगता है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। आए स्टेरॉयड हार्मोन्स की बात करें तो प्रोड्यूस बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनेड्स। हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, पता होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मॉड्यूलेट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन टू स्ट्रेस, स्ट्रेस वगैरह में मेंटेन करते हैं। कंट्रोल द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाय द किडनी। ठीक है, if adrenal cortex does not function properly then one of the results may be Addison's disease characterized by the hypoglycemia, weakness and increase the susceptibility to stress। ठीक है भाई, ध्यान से देख लेना। अगला है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन तो सबको पता होगा, मेजर सेक्स हार्मोन होता है जो मेल्स में प्रोड्यूस होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, मैं इसकी हिंदी इसलिए नहीं बोल रहा हूं, हिंदी में फिर अलग अलग वर्ड आएंगे तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक, डीप वॉइस, फेशियल हेयर, दाढ़ी, जनरल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चेंजेस होता है। स्टेड्रियल होता है, मेन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक एंड पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है ना, वो आपने सुना होगा, वो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह आता है वो हार्मोन्स की वजह से ही होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है ना, वो एग का फर्टिलाइजेशन करने के लिए कुछ कुछ तो करता है, बायोलॉजी वाला नहीं हो तो आप समझे बात को। इतना मेन पॉइंट से जो मैं निकाल के ले आया था। अब एक बार आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ें और अंडरलाइन करें कि क्या जो मैंने लाइन पढ़ाया है ये लाइन आपको याद है मोटा मोटी कि क्या काम है किसका। जैसे लास्ट में हार्मोन्स का काम भी पूछा जा सकता है, बट वो पूछते हैं जूलॉजी वगैरह में, तो वो नीट वाले तो केमिस्ट्री में नहीं पूछते। केमिस्ट्री में ज्यादातर न्यूक्लिक एसिड, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो सबसे ज्यादा पूछते हैं, बट उसके बाद न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से छोटे मोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।